Hello everyone, today we are going to start with the class 11 chemistry chapter number states of matter. Okay, it's a chapter states of matter. So without wasting time, let us start with the first question. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द वॉल्यूम ऑफ 2.8 grams of carbon monoxide at 27 degree Celsius and 0.0821 atmosphere is. देखिए अभी यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है. आपको पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम को बताइए. किसकी वॉल्यूम को बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए CO आप यूज़ करते हैं. ठीक है. टेम्परेचर आपको दे दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस. अब ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है दैट इज़ नॉट डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ केल्विन. सो आपको हमेशा जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसमें आप 273 ऐड कीजिए और सबसे पहले तो उसको बना दीजिए आप केल्विन में. ठीक है. तो ये बन गया 7 और 3 10, तो ये बन गया 300 केल्विन. ठीक है. तो टेम्परेचर हमें पता लग गया है, वॉल्यूम हमको निकालनी है और जो प्रेशर है यहाँ पर वो भी हमें पता है, दैट इज़ गिवन 0.0821 एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है आपका प्रेशर, ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में ही दिया होगा आपको. ठीक है. अब अगर कभी भी आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में इस तरह का रिलेशन आए तो इट मीन्स आपको आइडल गैस इक्वेशन का यूज़ करना है. कौन सी इक्वेशन का? आइडल गैस इक्वेशन का यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं वैल्यू. सो आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी? PV इज़ इक्वल टू nRT. अब देखिए जैसे कि आपको बताया जा रहा है P क्या है यहाँ पे? P इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है. क्योंकि आइडल गैस इक्वेशन है. देखिए गैस को आइडल कब लेते हैं? गैस को आइडल मानने के लिए प्रेशर आपका कम होना चाहिए. ठीक है. और प्रेशर कम पे आपकी ज़्यादातर गैसेस जो हैं वो आइडल गैस की तरह बिहेव करती हैं. ठीक है. आइडल गैस मतलब ऐसी गैस जो इस रिलेशन को फॉलो करती है. ठीक है. सो P आपको बता दिया, V आपको पता ही है, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है. वॉल्यूम हो गया. फिर देन N बता देते हैं आपको. N क्या होते हैं? N होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स. ठीक है. N हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स हो गए. R जो हो गया यहाँ पर आपका, R इज़ द गैस कांस्टेंट. ठीक है. अभी जो गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है. मतलब एक तरह का ये कांस्टेंट रहता है और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी फ़िक्स रहती है. तो ये आपको याद रखनी है कि जो कांस्टेंट है हमारा गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? 821 देन कम्स लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ठीक है. ये तो आपके गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. अब आपको क्या करना है? अब आपको जस्ट यहाँ पर V को निकालना है. अब V को निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे. उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट आपको पता ही है. ठीक है. जब भी हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं हम वही अपना एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो भी गिवन मास है आपका उसको आपने क्या ले लेना है. जैसे यहाँ पे 2.8 ग्राम दे दिया है, उसको तो आपने लेना है ऊपर और डिवाइडेड बाय उसके डिवाइड करना है आपको मोलर मास को. अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास नहीं दिया हुआ तो निकाल लीजिए. कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16. तो दोनों का मिलाकर कितना बन गया? 6 और 2 8 और 28. तो ये बन गया 28. ठीक है. तो आपने इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो साफ़ तौर पे देखने के लिए मिल रहे हैं कि 0.1 मोल आ गया. ये किस तरह से आता है कि देखिए जो आपका नीचे मोलर मास होता है वो इतना ग्राम पर मोल में होता है, यानी एक मोल में 28 ग्राम आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, और ऊपर तो ग्राम में ही दिया हुआ है. ठीक है. तो आपने ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दिया और ये मोल ऊपर आ गया तो 0.1 मोल आपका आंसर आ गया. अब आपने क्या करना है? V निकालना है. तो V निकालने के लिए आप फार्मूला जानते ही हैं. आपको N इंटू R इंटू T करना है डिवाइडेड बाय P करना है. तो अब देख लेते हैं हमारा N कितना है. नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने निकाले हैं आपके 0.1. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करना है हमको R के साथ. तो R की वैल्यू है 0.0821. ठीक है. साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर को, दैट इज़ 300. साथ में आपको प्रेशर के साथ जो है वो डिवाइड करना है.
प्रेशर कितना दिया हुआ है आपका 0.0821, देख लीजिए कुछ रह तो नहीं गया। नंबर ऑफ़ मोल्स आ चुके हैं, आपका जो है गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, आपके टेम्परेचर की वैल्यू भी आ चुकी है 300 केल्विन, और आपके प्रेशर की वैल्यू भी आ चुकी है। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आपका पॉइंट हटाया आपने तो नीचे 10 चला गया, फिर इससे एक ज़ीरो कैंसिल, और आंसर क्या आ गया आपका 30। अभी 30 किस चीज़ में आंसर आया आपका, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जब आपने गैस कांस्टेंट यूज़ किया था तो इसमें लीटर में आपने जो है वॉल्यूम जो है लीटर में लिया है, तो ये लीटर्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 30 लीटर्स। सो दैट इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। So now comes the second question, that which of the following statement is wrong for gases। अब देखिए गैसेस की हम बात कर रहे हैं, तो गैसेस के लिए हमें बस बता देना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो ये तो बात सही है, क्योंकि ये तो ट्रू हो गया कि गैस की ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। जैसे जो गैस गुब्बारे में है, अगर आप उस गुब्बारे को फोड़ दें तो वो गैस आपके पूरे रूम में फैल जाएगी। जैसे मान लीजिए कुछ आपने उसमें कुछ एक आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, जैसे आप एक रूम में जो है कुछ अगरबत्ती वगैरह अगर जलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो आपकी खुशबू है उस चीज़ की वो और रूम्स में अपने आप ही फैल जाएगी, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैसेस में ये होता है, ठीक है। सो गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग द गैस, ये भी सही है, बिल्कुल सही है कि वॉल्यूम गैस की उतनी ही होती है जितनी उस कंटेनर की होती है जिसमें गैस आपकी रखी हुई है, ठीक है। फिर देन कन्फाइंड गैस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, ये भी बात सही है कि आपका जो कन्फाइंड गैस है, अब जो आपने गैस बंद करके रखी हुई है एक पर्टिकुलर कंटेनर में, तो वो जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म लगाती है, मतलब एक ही तरह का सारी वॉल्स पे, ठीक है। फिर आते हैं, मास ऑफ द गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेइंग अ कंटेनर इन विच इट कंटेन्स, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि मास अगर आपको गैस का निकालना है, जैसे मान लीजिए आपने गुब्बारे, खाली गुब्बारे का आपने वज़न कर लिया, ठीक है, फिर अगर आप उस गुब्बारे में हवा भर दें फिर उसका वज़न कर लें और पहले जो खाली गुब्बारे का जो वज़न उसमें से निकाल दें, सो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन इन दिस वे द मास ऑफ द गैस, ठीक है। तो वेट निकालने के बाद फिर आप उसमें से उसका मास भी निकाल सकते हैं। सो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, आपको फॉल्स बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो डी ऑप्शन इज ओके। सो वी वर ऑन द थर्ड क्वेश्चन, that in van der Waal equation of states of gas law the constant b is the measure of। देखिए van der Waal इक्वेशन क्या है, और आपकी जो हमने पहले पढ़ी थी वो आइडल गैस इक्वेशन थी। देखिए आइडल गैस इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने कहा था कि आइडल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें पी वी जो है वो एन आर टी के इक्वल होता है, ठीक है, जिसमें मैंने एक एक करके आपको हर एक चीज़ का मीनिंग बताया था, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि जो आइडल गैस है, ठीक है, गैस मतलब एक तरह से इस इक्वेशन को फॉलो करती है। अब वो गैस कौन सी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है, देखिए कोई भी ऐसी गैस जो आपकी लो प्रेशर पे है और आप बोल सकते हो हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ज़्यादातर गैसेस लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे एक आइडल गैस का काम करती हैं। अगर उसमें आपको प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बनाना हो तो उसी को आप आइडल गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इससे जैसे कि इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें आपको दो चीज़ें दी हुई थी, और मतलब उसमें न्यूमेरिकल में आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ था और आपको वॉल्यूम निकालनी थी, तो आपने इसका यूज़ किया था, ठीक है। वैसे ही van der Waal इक्वेशन क्या होती है, वो भी एक तरह से गैसेस के लिए ही यूज़ होती है, बट वो हम कब यूज़ करते हैं जब इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब प्रेशर आपने कर दिया हाई, ठीक है, और टेम्परेचर आपने कर दिया लो, ठीक है, टेम्परेचर लो, तो इस केस में वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम van der Waal इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी अब वो गैस जो है आपके आइडल गैस इक्वेशन को ना फॉलो करते हुए वो van der Waal इक्वेशन को फॉलो करती है। तो वो van der Waal इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ,
फिर उसमें आने वाले दो कांस्टेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। एक कांस्टेंट के बारे में तो इन्होंने पूछा ही हुआ है, दैट इज़ द बी, और दूसरा कांस्टेंट ए होता है। तो ठीक है, होती तो मतलब एक्चुअल में इसी तरह की इक्वेशन है वो, मतलब पी है, ठीक है, पी के साथ होगा वी, और साथ में उसके राइट साइड में क्या है, एन आर टी। ठीक है, अगर आप एन नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं तो एन आर टी, अगर आप 1 मोल के लिए बात करते हो तो आर टी के इक्वल। ठीक है, तो हम तो एन मोल्स के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आता है, पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर। ठीक है, मतलब ये फैक्टर अलग से आया, ये एक फैक्टर अलग से आया यहाँ पे, और v माइनस एन बी, और दूसरा फैक्टर ये अलग से आया यहाँ पे। अब ये जो दो फैक्टर आ रहे हैं इसमें ये कांस्टेंट, एक तो कांस्टेंट a आ रहा है, एक कांस्टेंट b आ रहा है। अब ये दोनों फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और ये जो कांस्टेंट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब प्रेशर को आप हाई कर दो, देखिए आइडल गैस में हम क्या मान के चलते हैं, आइडल गैस में आपने कहा कि प्रेशर जो है लो है। अब लो होने के कारण क्या होगा, मतलब उस पर दबाव कम है, दबाव कम होने का मतलब है कि मान लीजिए आपकी गैस स्टेट है। ठीक है, तो इसमें अगर प्रेशर आपने कम रखा हुआ है तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे तो उनकी आपस की इंटरेक्शंस जो होंगी वो बहुत ही वीक होंगी या नेग्लिजिबल होंगी। ठीक है, ये इंटरेक्शंस जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के बीच में वो बहुत ही कम होंगी, नेग्लिजिबल होंगी। ठीक है, और दूसरा जब आप वॉल्यूम लेकर चलोगे, ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की है कि गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, वो अगर आप पूरी वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट देखेंगे तो वो बहुत ही कम होगी, सो यू कैन इग्नोर दैट। ठीक है, तो यानी आप साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या लेकर चलेंगे, नेग्लिजिबल लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपका प्रेशर कम होने के कारण या टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो उसके कारण ये दो चीज़ हम नहीं लेकर चलते आइडल गैस में। बट अब क्या किया आपने, अब आपने प्रेशर को ज़्यादा कर दिया। प्रेशर को ज़्यादा करने की वजह से हुआ क्या वहाँ पर कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा पास पास आ गए। ठीक है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा पास आ गए, तो वहाँ पर अब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हो गई, उनके बीच में फोर्सेस लगना शुरू हो गए, जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम बोलते हैं। यहाँ पर वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो वो लगना शुरू हो गए। ठीक है, और साथ के साथ क्योंकि वॉल्यूम ओवरऑल पूरी की पूरी गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है वो भी घट चुकी है, तो अब नाउ यू कैन नॉट इग्नोर द साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम गैस ऑक्युपाई कर रही है, ठीक है, और जो एक्चुअल वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर रही है, और जो पूरे के पूरे कंटेनर की वॉल्यूम है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर नाउ। ठीक है, तो इसमें ये दो चीज़ें आप लेकर चलते हैं, पहला द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल लेकर चलना पड़ेगा आपको, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसी की वजह से आपके दो फैक्टर आ गए। ठीक है, इसकी वजह से दो फैक्टर आ गए, एक तो आया ए। अब ए फैक्टर किस में ऐड हो रहा है, तो ये प्रेशर में ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको प्रेशर करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रेशर टर्म में ऐड होता है तो इसको प्रेशर करेक्शन कहा जाता है, और बी जो है वो वॉल्यूम में ऐड हो रहा है तो इसको वॉल्यूम करेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और ये उन्हीं दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं जो दो पॉइंट्स अभी आपको ऊपर बताए। तो उसके हिसाब से अगर आपसे कांस्टेंट बी पूछा हो कि कांस्टेंट बी क्या है, तो बी इज़ अ मेजर ऑफ, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पर, तो बी देखिए वॉल्यूम के साथ रिलेट करता है, तो बी क्या शो करता है, इट शोज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब वी के साथ जो ये बी जो लगा हुआ है, बी क्या शो करता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको दिया हुआ है मीथेन का ट्वाइस है। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का नहीं दिया हो तो हम R1 मान लेते हैं। अभी जो X हमें सब्सटेंस जो है इसके लिए R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है हमारा, ठीक है, मीथेन का वो ट्वाइस है, यानी R1 जो है वो दुगना है R2 का। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, तो देखिए आपको क्या याद रखना है, आपको एक लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद रखना है। ठीक है,
लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बताता है आपको, दैट कि अगर आप अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure, rate of diffusion of different gases are inversely proportional to the square root of their densities। मतलब जो भी आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ठीक है, वो स्क्वेयर रूट होगा डेंसिटीज़ के, ठीक है, यानी R1/R2 इज स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटीज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पे R2 नीचे आया तो D2 ऊपर डिवाइडेड बाय D1, यानी देखिए इसका मतलब क्या है कि आपका ऐसी कोई आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो उस गैस में कम होगा जो भारी होगी, ठीक है। जो गैस जो है ज़्यादा डेंस है, मतलब डेंस बोल लेते हैं, मतलब ज़्यादा मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका डिफ्यूजन आपका रेट उसका कम हो जाएगा। अगर इसी को आप मॉलिक्यूलर मास के टर्म में निकालना चाहते हैं, देखिए अब आपने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर आप एवोगैड्रो लॉ लगा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो लॉ अगर टेम्परेचर प्रेशर आप सेम रख रहे हैं तो वॉल्यूम, दोनों गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है। और डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी होता ही है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो आप सेम चीज़ को, अगर वॉल्यूम सेम हो जाएगी तो सेम फार्मूले को यू कैन ऑल्सो राइट, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की टर्म में पूछा हुआ है तो मैं सीधा ही मॉलिक्यूलर मास की टर्म में इस फार्मूले को लिख देता हूँ। सो दिस सेम फार्मूला कैन बी रिटर्न एज m2/m1, ठीक है, तो जो कि आपके मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में हमने लिख दिया। अब हमें R1 और R2 दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2, तो इसमें से सबसे पहले तो मैंने R1/R2 निकाल लिया। किस तरह से, देखिए R2 को ले आया मैं इस तरफ डिवाइड में, तो वहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, वहाँ पर 2 बच गया, तो R1/R2 की वैल्यू तो 2 हो गई। अब मुझे एक्चुअल में R2 का मॉलिक्यूलर मास ही तो निकालना है, यानी मुझे M2 निकालना है। और M1 कितना दिया हुआ है, देखिए M1 दिया नहीं हुआ है बट लिखा हुआ है ये मीथेन है, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मीथेन में मतलब कार्बन का 12, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 × 4, तो कितना बन गया 12 + 4, जो कि आपका हो गया यहाँ पे, सॉरी CH4, ओके। सो 4 + 2 16, तो 16 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, देखिए R1/R2 को तो 2 रख लिया, ठीक है, फिर अंडर रूट हमने क्या कर दिया, √m2 अपॉन √m1, √m1 मतलब √16, तो √16 कितना हो जाता है, 4 4 = 16, तो 4 हो गया, वहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 8, तो 8 क्या आ गया आपका √m2, तो m2 क्या आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए, इधर भी स्क्वेयर इधर भी स्क्वेयर, इधर स्क्वेयर करेंगे तो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वेयर करेंगे तो 8 का स्क्वेयर 64 बन जाएगा, यानी आपका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 64 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक फार्मूला है जो कि आपका लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और इस पे बेस्ड आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। अब आते हैं 5th पे। अब देखिए 5th क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर दैट शो द यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। अब हमारे पास तो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, वैसे तो इसके अलावा भी होती हैं आपकी, बट बेसिकली 3 ही हम स्टडी करते हैं, आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। अब सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स आपको पता ही है फिक्स रहते हैं, ठीक है, फिक्स रहते हैं, इनके बीच की स्पेसिंग बहुत ही कम होती है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, ठीक है। वहीं पे अगर आप गैस की बात करते हैं, सॉरी लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड में इस तरह से मतलब खूब भरे होते हैं अच्छे से, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्पेसिंग आप बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं गैस में। तो बेसिकली देखिए अब आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर मतलब उनका ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका बिहेवियर एक जैसा ही रहता है, ठीक है। अब आप देखिए सॉलिड में आपको पता है कि सॉलिड का मास जो है सेम है, और इसकी जो आपकी वॉल्यूम भी है वो भी फिक्स रहती है, ठीक है। बट अगर यूनिफॉर्मिटी की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है हर सॉलिड आपका यूनिफॉर्म ही हो, ठीक है, मे बी आपका वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड में भी ऐसा ही सिस्टम रहता है, बट गैस में क्या होता है कि गैस में आपका देखिए एक तरह से यूनिफॉर्म बिहेवियर रहता है, क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो लगातार कोलाइड करते हैं आपस में और उस गैस के कंटेनर में जिसमें आपने उसको डाला है। तो कभी भी अगर आप देखेंगे
तो जो गैस है आपका, गैस हमेशा प्रेशर जो है वो इक्वली यूनिफॉर्मली जो है वो वॉल के ऊपर लगाती है। ठीक है, मतलब चारों तरफ अगर किसी कंटेनर में आपने गैस डाल रखी है तो वो चारों तरफ सेम प्रेशर जो है वो लगाएगी, तो वो उसकी यूनिफॉर्म बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, सो दैट्स वाई हेयर gas is the answer, that gas is the state of matter that shows the uniformity of behavior.